नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फोटोलिथोग्राफी के बारे में, जो है फैब्रिकेशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर की एक मेथड। नैनो स्ट्रक्चर को कैसे फैब्रिकेट किया जाता है जब भी बात आती है नैनो स्ट्रक्चर की तो डायरेक्टली याद आ जाते हैं छोटे छोटे सेंसर्स या फिर जो हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं वैसे हाईटेक प्रोसेसर्स। आज के इन दिनों में ये टॉपिक सबसे हाई डिमांडिंग है या सबसे हाई नॉलेजेबल टॉपिक बनता जा रहा है, क्योंकि अब हम पहुंचने आए हैं अप टू 5 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 × 10⁻⁹मीटर। इंट्रोडक्शन दे दूं इस पोर्शन का कि फोटोलिथोग्राफी है क्या। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए ये मेरे पास एक सेंसर है, शायद आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अभी ये सेंसर है, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा हो। दिखाने की प्रोसेस इतनी है कि इसके ऊपर कितने ट्रांजिस्टर, कितने छोटे छोटे पार्ट्स, कितनी छोटी छोटी सर्किट्स बनाई गई है। तो ये सारी छोटी सर्किट बनाने के लिए या तो हमें इस पीसीबी पे, प्लास्टिक बोर्ड पे, या तो हमें यहां पर खड्डा करना पड़ेगा या फिर हमें यहां पर उसको सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। तो इतनी छोटी छोटी प्रोसेस कैसे होती है, ये तो बहुत बड़ा है। मैं जो आपके साथ अभी बात करने वाला हूं ना फोटोलिथोग्राफी के बारे में, वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोन्स में काम करती है। ये तो काफी बड़ा है उससे, ये तो बहुत आसान है ये करना। बट जहां पर हम अपने लैपटॉप के प्रोसेसर की बात करते हैं तो वो प्रोसेसर भी एक चिप है, और क्या है, एक सिलिकॉन लेयर है, उसके ऊपर मल्टी लेयर प्रोसेसिंग की गई है, और उसकी कॉस्ट होगी कुछ शायद 15 रुपये 20 रुपये, उससे ज्यादा नहीं होगी। मगर जब हम उसको परचेज करते हैं तो वो हमें कुछ थाउजेंड्स में मिलती है। मीन्स वो 15-20 रुपये की चीज के लिए लोग 15-20 हजार देने के लिए रेडी है। जी करेक्ट, सही बात है। तो ये R&D और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है प्रोसेस का ज्यादा लग रहा है इसी वजह से। और नाउ वी आर अबाउट टू रीच सैचुरेशन पॉइंट ऑफ इट, बिकॉज अभी कहा गया है कि 7 नैनोमीटर तक के प्रोसेसर बन चुके हैं और 5 नैनोमीटर तक का अब प्रोसेसर बनाना, यानी इलेक्ट्रॉन बीम की जो लेवल है, हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, कि जो एटम्स की लेवल है उस एटम्स की लेवल में जाके हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, एक बैंड में से दूसरी बैंड पे चला जाएगा। इसीलिए अब ये एक सेचुरेशन आने वाला है कि हम 5 नैनोमीटर से ज्यादा क्लोज पे नहीं जा सकते हैं। तो विद इन 1-2 इयर्स आप देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा सिलिकॉन की इस प्रोसेस में। अभी तक जितने भी चेंज आने थे वो सभी चेंज आ चुके हैं। यानी कि अब आप देखेंगे कि कोई प्रोसेसर आपको इतना ज्यादा बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। मीन्स ठीक है कि i9 प्रोसेसर आ गया, अब i9 से ज्यादा कोई थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर आ जाएगा तो वो फास्ट फंक्शनिंग कर पाएगा। अगर i9 प्रोसेसर आपको 1 घंटे में काम कर दे रहा है तो वो 50 मिनट में करके दे पाएगा, मगर वाव फैक्टर नहीं रहेगा। यानी कि जो 1 घंटे में काम करके दे रहा था वो 10 मिनट में करके दे पाए, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए आज से 10 बरस पहले आपके पास जो मोबाइल था और अभी जो मोबाइल है, शायद आज से 10 बरस पहले जो मोबाइल था उसको अगर आप यूज भी करेंगे तो वो चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर रैम जो थी वो 1 GB या 2 GB तक की थी। अब तो 8 GB या 6 GB या 12 GB की रैम भी आ चुकी है, और साथ में प्रोसेसर जो होते हैं वो बढ़ चुके हैं। तो अभी आप i9, i6, i5 में देख रहे हो तो 3 GHz, 2 to 3 GHz प्रोसेसर जो है वो ऑप्टिमम गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। वैसे आप उसको कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं कि घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज पे आ रही है, और ये जो प्रोसेसर है वो 50 GHz पे काम कर रहा है। और ये छोटी सी चिप ये बनती कैसे है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बात शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है जयवीर शाह। आई एम हैविंग 10 years of experience as an assistant professor in Virayathan Institute of Engineering in Mechanical Engineering Department, and this college is endorsed by GTU.
approved by UGC and affiliated with AICTE. तो जो भी स्टूडेंट्स GTU में 7th सेमेस्टर में जिन्होंने इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट रखा है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सरफेस इंजीनियरिंग, उनके लिए ये वीडियो है। और उसका टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही फैब्रिकेशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं, उसकी ये प्रोसेस है। My qualifications are B Mechanical with 9.47 CPI from Sardar Patel University, ADIT College, AD Patel Institute of Technology College, New Vidyanagar. And during my bachelor's, I got 3 times 10 out of 10 SPI. Then masters in automobile with 9.12 CPI from Government Engineering College, Bhuj, under Gujarat Technological University. Then I top in PGD IPR course, post-graduation diploma in intellectual property right, top in Gujarat, first number in Gujarat with 9.12 CPI, and currently pursuing PhD. I'm also an Indian patent agent and my Indian patent agent number is 3339. So this is a brief introduction about myself. पेटेंट के बारे में जानना चाहिए ताकि कहां तक दुनिया पहुंच चुकी है उसके बारे में हमें पता चले। तो फॉर दैट पर्पस हमें पेटेंट के बारे में जानना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जो है फोटो लिथोग्राफी के बारे में। तो ना ही सिर्फ मैं आपको यहाँ पर विजुअल प्रेजेंटेशन से ये बताऊंगा कि फोटो लिथोग्राफी क्या है, बट जैसे ही आप एग्जाम में लिखने जा रहे हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा जो पिक्चर बनाना होता है वो पिक्चर बनाना होता है पेज और पेन के ऊपर। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग कहीं पर भी कोई लोगों को लगता है, अपनी अपनी परसेप्शन है कि इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो डॉक्टरेट फील्ड, अभी जो मेडिकल फील्ड चल रही है ड्यू टू कोविड, ये मेडिकल फील्ड भी बहुत हाइक पे है, मगर डॉक्टरी फील्ड थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्टी लेवल की टॉप मोस्ट ब्रांच है जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जहां पर अगर आप काम करेंगे तो पीएचडी से कम क्वालिफिकेशन वाले को काम भी नहीं मिलेगा। पीएचडी में भी बहुत ही अच्छी पीएचडी की हो जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी में किया हो, उस लेवल के एक्सपर्ट यहाँ पर काम करते हैं। उनसे भी मिस्टेक्स होती है और वो रिकरेंस करते हैं, यानी उनको फिर उसकी मिस्टेक को सुधारते हैं और फिर बनाते हैं, तब जाके ये पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको इंजीनियरिंग पे ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग पे आप कहां तक जा सकते हैं, सो राइट नाउ दिस इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ द इंजीनियरिंग इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न, और केमिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न। तो बात करते हैं फोटोलिथोग्राफी के बारे में। फोटोलिथोग्राफी में होता क्या है, पहले मैं ब्रीफली सारी प्रोसेस समझा दूंगा और देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो फोटोलिथोग्राफी एग्जैक्टली ये हमें फोटोग्राफर बनाने की प्रोसेस बता रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा आप सेम चीज कोई भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे जो पुरानी फिल्म में से जो फोटो निकालते थे और फोटो बनाते थे, तो वही प्रोसेस आपको वहां पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। मगर याद रखिएगा ये नैनो स्केल पे है, फोटोग्राफर उस स्केल तक जा ही नहीं पाएंगे विदाउट हैविंग दी एडवांस मशीनरी अवेलेबल विद देम। ओके, तो अब ये चीज क्यों करनी है मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने ये कुछ MQ 135 सेंसर बाय किया था फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मेजरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 135 MQ 135 सेंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट ये कर सकता है। मैं अपने घर पे लगाऊंगा इसको IoT के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। उसका भी मैंने कोर्स किया है फ्रॉम इंटर्नशाला, आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स होता है। और ये देखिए जो छोटी छोटी यहाँ पर जो सीरीज है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो या तो हमें इस सिलिकॉन पे ज्यादातर ये बनाया जाता है, तो सिलिकॉन पे या तो हमें खड्डा करना पड़ेगा या तो हमने जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जॉइंट्स है, ये एक चीज हो गई कि जॉइंट्स लगाने पड़े हैं, यानी सोल्डरिंग करनी पड़ी है या एनग्रेव करना पड़ा है, इसको ऐसा बोलेंगे। अगर किसी भी चीज को ऐड करना है या तो कोई भी चीज रिमूव करनी पड़ेगी फ्रॉम द सिलिकॉन स्ट्रक्चर, तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में ये पूरी प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट होना चाहिए। ये है हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट। सिलिकॉन सबस्ट्रेट कहां से मिलता है?
खदान में से मिलते हैं सिलिकॉन्स, उसको प्योर किया जाता है, फिर प्योरिटी के साथ, सबसे प्योरिटी के साथ जो पॉलीसिलिकॉन बचता है उसी को हम यूज करते हैं। यहाँ पर जितना प्योरिटी के साथ आप सिलिकॉन बना पाएंगे उतना ही अभी वेल डिमांडिंग जोन आने वाला है। तो मैं भी या आप भी जो भी है, हम सोच रहे हैं, हर बार हम पढ़ते पढ़ते यही सोच रहे हैं कि इसमें से बिजनेस क्या होगा। एज बीइंग अ गुजराती पर्सन हमें यही सोचना होता है इसमें से बिजनेस क्या होगा। यही तो पढ़ाई की बहुत अच्छी सी बात है कि यहाँ से बिजनेस हो सकता है। तो यहां पर देखिए कि पहले ही स्टेप में हमें बताया जा रहा है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है वो कैसे बनता है। अगर आप सिलिकॉन देखेंगे ना तो सिलिकॉन डिस्क में ही होता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों। क्योंकि सिलिकॉन पे जब हम प्रोसेसेस करते हैं, सिलिकॉन में से इंप्यूरिटीज बाहर निकालनी होती है, तो वहां पर भी हम एक स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं। यहां पर भी एक स्पिनिंग प्रोसेस आएगी फोटोलिथोग्राफी में। मगर पहले आप समझिए स्पिनिंग प्रोसेस यानी क्या। एक डिस्क पे सिलिकॉन की लिक्विड ड्रॉपलेट्स डालते हैं, सिलिकॉन की जो भी स्टोन होते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसकी लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्क पे डालते हैं और डिस्क को हाई रोटेशन पे घुमाते हैं। हाई रोटेशन पे घूमने की वजह से जो भी इंप्यूरिटीज होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। सो दैट्स व्हाई प्योर सिलिकॉन इज अवेलेबल। तो यहां पर अब तो इतनी एडवांस मशीनरी आ चुकी है कि सिलिकॉन में हम एटम्स को भी यहां वहां कर सकते हैं। अप टू एटम्स लेवल तक की बातें चल रही है। तो अभी तो सिलिकॉन की प्योरिटी बहुत ही अच्छी हो चुकी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 5 years और 6 years अगो। तो सिलिकॉन सबस्ट्रेट होना चाहिए, इसको अभी मत कंसिडर कीजिएगा। ये पूरा का पूरा सिलिकॉन स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होगा। तो ये सिलिकॉन की एक डिस्क हमारे पास अवेलेबल हो गई। उस सिलिकॉन की डिस्क को हमें क्या करना है, उस पे हमने ऐसा मास्क बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे यहां पर सर्किट को या तो ऐड करना है या तो ये सर्किट को रिमूव करना है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो सर्किट यहां पर ऐड होगी या तो रिमूव होगी। इतने एरिया को या तो मैं निकालूंगा या इतने एरिया को मैं वहां पर ऐड करूंगा, दोनों चीजें हो सकती है। ओके, तो ये जो चीज है वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये जो सिलिकॉन की जो डिस्क होती है उस पे एक फोटो मास्क बनाया जाता है। ये फोटो मास्क की जो ये पैटर्न होती है वो ऑटोकेड से या केड सॉफ्टवेयर से, ऑटोकेड हो गया, सॉलिड हो गया, आंसिस हो गया, देर आर मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नाउअडेज। तो यहां पर हमारा काम है कि ये डिजाइन बनाना। मगर ये डिजाइन को याद रखिएगा ऑटोकेड में क्यों बनाना, क्योंकि ऑटोकेड में हम डायमेंशंस को छोटा से छोटा रख सकते हैं, वहां पर हम डिजाइनिंग को छोटी से छोटी रख सकते हैं। तो फोटो मास्क बनाने के लिए हमें ऑटोडेस्क इसीलिए यूज करना है कि वहां पर हमारे डायमेंशंस जो है वो एक्यूरेटली बने। हम वैसे भी बना सकते थे अगर ये सेंटीमीटर में होता तो, मगर ये चीजें होती किसमें है, माइक्रोन्स में होती है। याद रखिएगा माइक्रोमीटर में होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर में होती है। तो इसीलिए हमें इस चीज को कहां पर बनाना पड़ता है, ऑटोकेड में बनाना पड़ता है। ओके, फिर देखिए ये फोटो मास्क एक्चुअली करेगा क्या। ये फोटो मास्क जो होता है ना, वो जो फोटो है, ये जो मास्क बना हुआ है, उस मास्क को इस सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे एनग्रेव करेगा। एनग्रेव करेगा वहां पर सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे ये मास्क आएगी। कैसे आएगी, जब उस पे यूवी लाइट जाएगी तब, अल्ट्रावायोलेट लाइट जाएगी तब। मगर किस तरीके से, सिलिकॉन पे डायरेक्टली ऐसे फोटो मास्क लगा दिया, यूवी लाइट डाल दी तो यहां पर मास्क बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तो फिर उसके लिए हमें पहले देखिए, यहां पर देखिए एक फोटो मास्क बना हुआ है, ये फोटो मास्क है। तो फोटो मास्क में अल्टीमेटली होता क्या है, यहां पर छोटे छोटे, ये क्या है, जहां पर भी हमें ब्लॉक करना है, जहां पर भी हमने अल्ट्रावायोलेट रेज को जाने देना है और जहां पर भी नहीं जाने देना है, ऐसे प्लेसेस बनेंगे। तो यहां पर देखिए मेटल स्पॉट है, ये मेटल स्पॉट है, ये मेटल स्पॉट है, यहां पर सोल्डरिंग होने वाली है। तो यहां पर हमें अल्ट्रावायोलेट लाइट्स को एनग्रेव नहीं करने देना है। यहां पर एनग्रेविंग का काम चल रहा है, जहां पर भी ब्लैक डॉट देख रहे हैं वहां पर अल्ट्रावायोलेट रेज जाएगी नहीं, उतना एरिया कवर होकर रखेगा। और बाकी का एरिया जो होगा वहां पर अल्ट्रावायोलेट रेज जाएगी। और अल्ट्रावायोलेट रेज जाने से क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलिकॉन सबस्ट्रेट है ना, उस सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे एक फोटो रजिस्ट लगाया जाता है। फोटो रजिस्ट मटेरियल होता है। फोटो रजिस्ट मटेरियल को भी इसी तरीके से देखिए, सिलिकॉन भी इसी तरीके से होता है, प्योर होता है, और फोटो रजिस्ट भी इसी तरीके से प्योर होता है। इसका लिक्विड ड्रॉपलेट को डाला जाता है। पहले आपको यह समझा दो कि फोटो रजिस्ट क्या होता है। फोटो रजिस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो अल्ट्रावायोलेट रेज के साथ रिएक्शन करता है। तो
या तो ये रिएक्शन करके खड्डा करेगा या तो ये रिएक्शन करके एनग्रेव हो जाएगा, बाकी की चीजें निकल जाएगी। सो ये एक चीज आप समझ लीजिए कि जो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्शन करता है दैट इज कॉल्ड फोटोरेसिस्ट मटेरियल। इतना ही समझना अभी काफी है, वरना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडर ग्रेजुएट लेवल तक की मैं बात कर रहा हूं। सो यहां पर देखिए ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है फोटोरेसिस्ट का, उसको डाला जाता है एक डिस्क पे, और ये डिस्क घूमती है विथ समझ लीजिए कि 3000 आरपीएम। कुछ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसको घुमाया जाता है। तो होगा क्या कि इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाएगी और पूरा का पूरा यूनिफॉर्म फोटोरेसिस्ट मटेरियल डिस्क क्रिएट हो जाएगा, जितने भी डायमीटर का चाहिए, जितने भी डायमीटर की हमारी सिलिकॉन डिस्क है, या जितना भी डायमीटर का हमें मास्क क्रिएट करना है उतने ही लिए। तो अब ये तो फोटोरेसिस्ट मटेरियल तो बन गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो उसकी थिकनेस हो वो यूनिफॉर्म हो, यानी थिकनेस में पूरा का पूरा यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, वरना अल्ट्रावायोलेट रेज को अब जितनी इंटेंसिटी से वहां पर एनग्रेव करवाएंगे वो सभी जगह से उतना ही मटेरियल रिमूव करेगा। सो फॉर दैट पर्पस इसकी जो बहुत देखने वाली बात यही है कि ये सारी चीजें हम बोलते हैं वो बहुत इजी है, बट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस होगी कुछ समझ लीजिए 1, ये जो थिकनेस है वो है 1 माइक्रोमीटर से लेके 12 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर समझ रहे हैं? 10⁻⁶ तक जा रही है ये थिकनेस। और ये जो नीचे की थिकनेस है जो होता है हमारा सबस्ट्रेट, ये जो सिलिकॉन सबस्ट्रेट है ना, यही है सिलिकॉन सबस्ट्रेट, एस लिख दो, सिलिकॉन सबस्ट्रेट यही है। तो यही सबस्ट्रेट उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, दैट इज अप टू 400 टू 500 माइक्रोमीटर। भले ही माइक्रोमीटर में फिर भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं एज कंपेयर टू जो फोटोरेसिस्ट मटेरियल की थिकनेस है उसके हिसाब से। तो फोटोरेसिस्ट मटेरियल बनता कैसे? पहले स्पिनिंग प्रोसेस की, स्पिनिंग प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास छोटी सी, देखिए कितनी बारीक सी फोटोरेसिस्ट फिल्म आएगी, उसको उठाएंगे कैसे, रखेंगे कैसे, ये सारी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है, मगर हमारे लिए समझने वाली बात ऐसी है कि हमने वो चीज बना ली और अब उसको बनाकर हमें सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे रख देना है और फिर उसको ओवन में रख देना है अप टू 1000 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट ये डिपेंड करता है फोटोरेसिस्ट मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर है, वहां पर हमें अप टू 2 to 3 मिनट्स रखना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एज एन एग्जांपल ओवन में रखेंगे तो ये उसके ऊपर फोटोरेसिस्ट फिल्म जो है वो चिपक जाएगी सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे। मगर ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसको अलाइन करना होता है। तो ये अलाइनर है, ये ना अलाइनर है, मैं इसको कोई अलग से पेन से मैं लिख देता हूं। अब इतनी, ये एक छोटी सी मशीन क्या करती है? सिर्फ अलाइन का काम करती है, अलाइनमेंट। ये माइक्रोटेक का है। इसका काम क्या है कि ये मास्क जो है, ये डिस्क के ऊपर हमें कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वहां पर ही हमें ये मास्क चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट को अलाइन करते हैं, ये मार्किंग को अलाइन करते हैं, सिर्फ इतना काम है इसका, और ये करोड़ों में बिकती है ये मशीन। तो सबसे पहले अलाइन करना और उसके बाद में इसको ऑन में डाल के सेटअप करना उसके ऊपर। तो ये दोनों प्रोसेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, कमेंट हो रही, कुछ क्यूरियोसिटी जानने के लिए हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। फिर इसके ऊपर फोटोमास्क के ऊपर अल्ट्रावायोलेट लाइट्स डाली जाती है। और अल्ट्रावायोलेट लाइट, देखिए फोटोमास्क है, उसके ऊपर फोटोमास्क रखा है। पहले क्या है? सिलिकॉन सबस्ट्रेट, उसके ऊपर फोटोरेसिस्ट मटेरियल, उसके ऊपर फोटोमास्क रखा हुआ है। ये फोटोमास्क, ये फोटोरेसिस्ट मटेरियल, और नीचे सबसे ये दिखाई दे रहा हो आपको तो ये है सिलिकॉन सबस्ट्रेट। ये है ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखेगा, ये काला वाला है वो है फोटोमास्क, और उसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ना रेड कलर वाली एक्सपोज मटेरियल, वो है फोटोरेसिस्ट मटेरियल। अब उसको यूवी लाइट्स के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, यूवी लाइट्स उस पर फेंकी जा रही है। फेंकेंगे तो क्या होगा? जहां पर भी फोटोरेसिस्ट मटेरियल एक्सपोज हो रहा है यूवी लाइट से, वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, बाकी के पार्ट्स पे नहीं। तो जहां पर भी यूवी लाइट आएगी वहां पर प्रोसेस होगी। अब इसमें पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। आप अभी ऐसा समझिए वहां से मटेरियल निकल जाएगा,
निकल गया तो क्या होगा, बाद में जो हमारे पास मटेरियल बचेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये है सिलिकॉन सबस्ट्रेट, ये है फोटोमास्क, फोटो रजिस्ट, सॉरी फोटोमास्क तो है नहीं, फोटोमास्क यहां से निकल गया। ये है फोटो रजिस्ट मटेरियल और ये है सिलिकॉन सबस्ट्रेट। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एडवांस, इसमें या डेवलपर बोलते हैं इसको, डेवलपर। अब डेवलपर में क्या होता है, ये एक केमिकल है, इस केमिकल की इस सिलिकॉन सबस्ट्रेट एंड फोटोरेजिस्ट मटेरियल जो मास्क के साथ आ गया है उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, और वो जो फोटो रजिस्टर मटेरियल है, एक्स्ट्रा फोटो रेजिस्ट मटेरियल है, उसको निकाल देता है और सरफेस डेवलप हो जाती है। फिर उस सरफेस को डेवलप करने के बाद क्या करना होता है, डीआयोनाइज वाटर के साथ क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्लीनिंग बहुत ही एसेंशियल है यहां पर। तो पहले डीआयोनाइज हाई प्योरिटी वाटर के साथ इसकी क्लीनिंग होती है और उसके बाद में नाइट्रोजन गैस के साथ इसकी क्लीनिंग होती है। तो नाइट्रोजन गैस भी इसके ऊपर डाला जाता है और फिर इसकी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है। और ये बहुत ही, क्योंकि इसको हाथ से भी उठाया नहीं जा सकता, अगर हाथ में भी धूल है या कुछ भी डर्ट पार्टिकल्स है तो ये भी सेंसिटिविटी वहां पर काम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई देयर इज अ better accuracy is required in case of cleaning of the particular thing. Okay, so this is the process. इसके बाद होगा क्या, जो भी हमारा सिलिकॉन मटेरियल है या तो वहां पर कोई चीज पे खड्डा हो जाएगा या तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एनग्रेव हो जाएगी सिस्टम। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है या किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर एग्जामिनेशन में। जब हम बताना होगा तो किस तरीके से इस पे बात करेंगे। तो हमें लिखना क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। बेस, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि बेस को मैं कैसे कह सकता हूं, बेस होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सिलिकॉन सबस्ट्रेट होगा। तो ये बेस है सिलिकॉन सबस्ट्रेट, और उसके ऊपर एक रजिस्ट लगाया जाता है। रजिस्ट के लिए दो प्रोसेसेस, स्पिनिंग एंड देन हीटिंग। उसके बाद में ये रजिस्ट यहां पर लगता है विथ अलाइनमेंट मशीनिंग। तो इसको कहा जाता है कोटिंग। ये बन गया हमारा कोट। उसके ऊपर यूवी रेज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है। अब देखिए, एक्सपोज मींस किसके अंदर एक्सपोज किया रहा है, एक्सपोज करना यानी किसको, किसी के सामने ओपन करना, एक्सपोज करना, खुला करना। तो एक्सपोज कहां पर किया जा रहा है, यूवी रेज के सामने, यूवी रेज के सामने रखा जा रहा है। अगर हम सनलाइट में जा रहे हैं तो हम अपने बॉडी को सनलाइट के वहां एक्सपोज कर रहे हैं। ओके, तो ये मास्क लगाया गया पहले, और बाकी की दोनों रजिस्ट, और ये है रजिस्ट, ऊपर की फिल्म है रजिस्ट, नीचे की फिल्म है बेस, और मास्क ऊपर लगाया गया है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैंने आपको कहा था ना पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव पहले देख लीजिए। पॉजिटिव यानी मास्क जहां पर लगाया उसके अलावा की सरफेस निकल जाएगी। यहां पर मास्क है जो ढका हुआ है, यहां पर मास्क एक्सपोज है, तो बाकी की सरफेस निकल जाएगी। यहां पर भी वैसा हो रहा है, मास्क को सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन के लिए बनाया गया है, इसलिए इतने पोर्शन में जो मटेरियल है वो रिमूव नहीं हो रहा है, बाकी का मटेरियल रिमूव हो जा रहा है। उल्टा होगा, पूरा मास्क किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, मास्क की जगह को ढक देते हैं, बाकी की जगह एक्सपोज करेंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। याद समझिए, जैसे कि ये एक सर्कल है, अब इसमें मैंने मास्क कुछ इस तरीके से बनाना है। परफेक्ट। तो अब मैंने मास्क इस तरीके से बनाया, देखिएगा मैंने मास्क किस तरीके से बनाया, मैंने ये मास्क को यहां पर ढक दिया, और मेरा ये मास्क बन गया। चलिए, अब यही डिस्क थी, अब इसका मैंने मास्क बना दिया। तो क्या होगा, तो इस तरीके से उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, नेगेटिव मास्किंग। और इसको अगर मैं ओपन रखता, इसको अगर मैं ओपन रखता,
और बाकी के पोर्शन को मैं अगर डार्क कर दूं, जैसा मास्क हमने अभी देखा भी एग्जाम्पल में, तो वो होता है पॉजिटिव मास्किंग। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। जिस तरीके का मास्क बनेगा उसी तरीके की एनग्रेविंग होगी। पॉजिटिव में क्या होगा, जहां पर एक्सपोज है वहां पर खड्डा हो जाएगा, और नेगेटिव में क्या होगा, जहां पर एक्सपोज है वहां पर खड्डा तो वहीं पर ही होने वाला है, क्योंकि फोटोरेजिस्ट मटेरियल है, वो जहां पर भी एक्सपोज होगा, जहां पर भी वहां पर यूवी लाइट पड़ेगी उसी को निकाल देगा। ओके, तो अल्टीमेटली जब हम डेवलप करेंगे इसको तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब डेवलप के बाद ईचिंग की जाती है। ईचिंग करना यानी अगेन उसको एसिड के अंदर रिएक्ट करवाना। एसिड के अंदर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जहां पर भी हमें खड्डा करना है, देखिए जैसे कि यहां पर मुझे ये कैविटीज फॉर्म करनी थी तो ये कैविटीज मिल गई, और यहां पर उल्टा होगा, जहां पर भी मास्किंग नहीं हुई है वहां पर कैविटीज जनरेट हुई है, तो यहां पर उल्टी कैविटीज मिल गई। एंड लास्ट में स्ट्रिप, जो फोटो रजिस्ट मटेरियल है, यहां पर देखिए फोटो रजिस्ट मटेरियल है, मैं सारे के सारे डिनोट कर देता हूं, उसको निकाल दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम स्ट्रिप कहते हैं, और हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। या तो यहां पर खड्डा हो गया है, ये देखिए खड्डा हो गया है, या तो यहां पर मटेरियल ऐड हो चुके हैं। तो खड्डे भी दो तरीके के कर सकते हैं, या तो मटेरियल को फोटो मास्क के जो ऊपर जो किया गया है, फोटो मास्क जो बनाया गया है उससे बाहर का रिमूव करना है, ये पोर्शन रिमूव करना है या ये पोर्शन रिमूव करना है, वो हमारे हाथ में होता है। तो आई होप कि आप फोटोलिथोग्राफी के बारे में अब इतना तो जान ही चुके हैं कि ये प्रोसेस क्या है, क्या करती है, क्या इसका यूज है, और किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बुरा लगा है तो डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा, साथ में दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।